आज इस वीडियो के माध्यम से अपन महासागरीय जल के तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे कि महासागरीय जल का तापमान कैसे नापा जाता है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। दो चीज़ें इस वीडियो में आज अपन बताएंगे कि महासागरीय जल के तापमान नापने के बारे में तथा महासागरीय जल को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो समुद्री ताप को प्रतिवर्ती तापमापी तथा एक मैन बोतल द्वारा समुद्री महासागरों का तापमान ज्ञात किया जाता है। अर्थात समुद्री ताप को प्रतिवर्ती तापमापी के द्वारा एवं एक मैन बोतल द्वारा समुद्री ताप को नापा जाता है। ये समुद्री ताप कौन से एरिया में कितना होगा वो अलग अलग कारकों के द्वारा प्रभावित होता है तथा सामान्यतः अगर बात करें तो समुद्री ताप का 80% भाग वाष्पीकरण के द्वारा ही नष्ट हो जाता है कि अधिकांश तापमान समुद्री जल को वाष्पीकरण करने में लगभग 80% तापमान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार आपको हमने बताया कि समुद्री ताप को नापने का प्रतिवर्ती तापमापी के द्वारा या एक मैन बोतल के द्वारा समुद्र का तापमान नापा जाता है। इस समुद्र के तापमान का 80% भाग वाष्पीकरण के द्वारा या वाष्पीकरण में नष्ट हो जाता है। इस तापमान को कई ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला कारक है अक्षांश कि अक्षांश तापमान को प्रभावित करती है। अगर समुद्री या भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो महासागर हैं वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी गिरने के कारण वहाँ का तापमान ज़्यादा पाया जाता है और जो अपन अक्षांशीय दूरी बढ़ती जाती है अर्थात भूमध्य रेखा से अपन उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो तापमान या महासागरों का तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाता है। पहला कारण महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाला पहला अक्षांश है, यानी भूमध्य रेखा के दोनों ओर या कर्क और मकर रेखीय प्रदेशों में तापमान ज़्यादा पाया जाता है या उष्ण कटिबंध जिसको कह सकते हैं अपन, उष्ण कटिबंधों में समुद्री तापमान भी ज़्यादा पाया जाता है। और उसके बाद अपन जो उत्तरी अक्षांशों की तरफ या दक्षिणी अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो तापमान में धीरे धीरे कमी होने लग जाती है और ध्रुवीय प्रदेशों पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे तो तापमान बहुत ही कम या माइनस में रहता है। तो पहला कारक महासागरीय तापमान को प्रभावित करने में अक्षांश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। एक बार फिर दोबारा कि अक्षांश का मतलब भूमध्य रेखा के आसपास या कर्क और मकर रेखाओं के प्रदेश वाले भाग में सूर्य की किरणें ज़्यादा सीधी गिरती हैं। सीधी गिरने के कारण इन प्रदेशों में तापमान ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ तापमान ज़्यादा होने के महासागरीय जल का तापमान भी इन प्रदेशों में या इन क्षेत्रों में ज़्यादा होगा। और जो अपन भूमध्य रेखा से दूर या उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो समुद्र का तापमान धीरे धीरे कम पाया जाता है। तो पहला कारक अक्षांश माना गया। दूसरा कारक सामुद्रिक धाराएं। महासागरों में बहुत सी जल धाराएं बहती हैं। ये जल धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म जल धारा होती है और दूसरी ठंडी जल धाराएं होती हैं। अगर अपन देखें कि जिन जल धाराओं की उत्पत्ति भूमध्य रेखीय प्रदेशों से होती है वो जल धाराएं उष्ण या गर्म जल धाराएं कहलाती हैं और जिन जल धाराओं की उत्पत्ति ध्रुवीय प्रदेशों से होती है वो ठंडी जल धाराएं कहलाती हैं।
अगर अपन बात करें कि जिन समुद्रों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं उस समुद्र का तापमान अन्य औसत की तुलना में कम पाया जाता है। जैसे अगर अपन यूँ देखें तो लेब्राडोर की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, बहुत सी ऐसी जलधाराएं हैं जो महासागरीय जल के तापमान को बहुत ही कम कर देती हैं। कुछ समुद्रों में गर्म जलधाराएं बहती हैं जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, जैसे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा या खाड़ी की जलधारा, पूर्वी ब्राज़ील की जलधारा, या उधर चले उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो ये जलधाराएं भी समुद्री तापमान को प्रभावित करती हैं। अर्थात जिन समुद्रों में या जिन महासागरों में गरम जलधाराएं बहती हैं वो महासागर अन्य महासागरों की तुलना में ज़्यादा तापमान पाए जाते हैं या उन समुद्रों का तापमान ज़्यादा पाया जाता है। और जिन समुद्रों में ठंडी जलधाराएं या जिन महासागरों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं वहाँ पे तापमान अन्य महासागरों की तुलना में कम पाया जाता है। इस प्रकार अपन देखें तो दूसरा कारण महासागरीय जलधाराएं हैं जो महासागरीय तापमान को प्रभावित करती हैं। पहला कारण अक्षांश बताया, दूसरा महासागरीय जलधाराएं समुद्री तापमान को प्रभावित करती हैं। तीसरा प्रचलित पवने कि उस महासागरों में कौन सी हवाएं चलती हैं। अगर ध्रुवीय प्रदेशों से अगर हवाएं आती हैं तो वो तापमान को कम कर देती हैं, और अगर उष्ण प्रदेशों से हवाएं आती हैं तो वो तापमान को ज़्यादा कर देती हैं। तो उस महासागरों में चलने वाली पवनें भी उस महासागर के तापमान को प्रभावित करती हैं। अगर आपने देखा होगा कि हवाएं अगर भूमध्य रेखीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से अगर हवाएं आती हैं तो वो हवाएं तापमान को बढ़ा देती हैं। उसी तरह से समुद्रों का तापमान में भी हवाएं थोड़ा बहुत उसको प्रभावित करती हैं, और जो हवाएं गर्म प्रदेशों से आती हैं तो तापमान को थोड़ा बढ़ा देती हैं, और अगर ध्रुवीय प्रदेशों से या ठंडी हवाएं आती हैं तो तापमान को कम कर देती हैं। तो उस एरिए या उस महासागर पर चलने वाली हवाएं भी उस चीज़ को प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रचलित पवनें भी महासागरीय तापमान को प्रभावित करती हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि स्थल खंडों का भी प्रभाव पड़ता है। अगर किसी महासागर के आसपास स्थल खंडों की बहुलता ज़्यादा पाई जाती है तो स्थल खंडों का तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे तापमान की अधिकता पाई जाती है। और जिन समुद्रों में स्थल खंड या द्वीप कम पाए जाते हैं वहाँ पे तापमान उन दूसरे महासागरों की तुलना में कम पाया जाता है। इस प्रकार देखें तो स्थल खंड भी, जो महासागर स्थल खंडों से घिरे हुए होते हैं उन महासागरों का तापमान ज़्यादा पाया जाता है, और जिन महासागर या जिनके आसपास स्थल खंड कम पाए जाते हैं, जिनका एरिया लंबा चौड़ा होता है, उनमें महासागरीय तापमान के कारण तो मेन चीज़ यह है कि स्थल खंड की अधिकता होगी, वहाँ पे महासागरीय जल का तापमान ज़्यादा होगा, और जहाँ स्थल खंडों की कमी होगी वहाँ पे महासागरीय जल का तापमान कम पाया जाए। तो स्थल खंड भी थोड़ा बहुत महासागरीय तापमान को जरूर प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अगर बात करें अपन स्थानीय मौसम भी महासागरीय तापमान को प्रभावित करता है। अगर
वायुमंडल एकदम खुला है, वर्षा हो नहीं रही है, सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं और मौसम खुला है, तो वहाँ का तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा पाया जाएगा कि मौसम खुला मौसम तापमान को बढ़ा देता है। और अगर अधिकांश एरिया में अगर बादल छाए रहते हैं या वर्षा होती रहती है तो उस समुद्र का तापमान अन्य समुद्रों की तुलना में थोड़ा कम पाया जाता है। तो मौसम का प्रभाव भी, मौसम जिसमें मुख्य रूप से अगर घने बादल छाए रहते हैं तो तापमान कम प्राप्त होता है और तापमान कम प्राप्त होने के कारण उस क्षेत्र में अन्य महासागरों की तुलना में कम तापमान पाया जाता है और जहाँ पे खुला मौसम रहता है उन प्रदेशों में तापमान ज़्यादा पाया जाता है। इस प्रकार अपन देखें तो मौसम भी समुद्री तापमान को प्रभावित करने का एक कारण है। इसके बाद में अगर बात करें महासागरों की गहराई कि जिन महासागरों की गहराई ज़्यादा होगी उन महासागरों का तापमान कम पाया जाता है और जो उथले महासागर हैं उथले महासागरों का तापमान ज़्यादा पाया जाता है और जो महासागर बहुत ही खुले तथा अत्यधिक गहराई वाले पाए जाते हैं उन महासागरों का तापमान कम पाया जाता है। तो महासागरों की गहराई भी अगर अपन देखें तो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर गहराई तक जहाँ समुद्र पाए जाते हैं तो वहाँ पे अंदर का तापमान या महासागर की नीतल का तापमान बहुत ही कम पाया जाता है। तो ये गहराई भी महासागरीय तापमान को प्रभावित करती है। उथले महासागर कम ठंडे पाए जाते हैं और गहरे महासागर ज़्यादा ठंडे पाए जाते हैं, अर्थात उथले महासागरों का तापमान ज़्यादा होता है और गहरे समुद्रों का तापमान कम पाया जाता है। इसके बाद में अगर बात करें अपन तो महासागरीय जल की लवणता भी तापमान को प्रभावित करती है। जिन महासागरों में लवणता ज़्यादा पाई जाती है वहाँ का तापमान ज़्यादा पाया जाता है और जिन महासागरों में लवणता कम पाई जाती है उन महासागरों का तापमान कम पाया जाता है। तो लवणता भी तापमान को प्रभावित करती है। ज़्यादा लवणता वाले महासागर में तापमान की अधिकता पाई जाती है और जिन महासागरों में लवणता कम होती है वहाँ पे तापमान कम पाया जाता है। इस प्रकार महासागरीय जल की लवणता। और लास्ट में अगर बात करें हिमशैल खंड की, आपने देखा होगा कि ध्रुवीय प्रदेशों से, टुंड्रा प्रदेशों से बड़े बड़े हिमखंड टूट टूट के महासागरों में बहुत दूर तक फैले रहते हैं। तो जिन महासागरों में हिमखंड ज़्यादा मात्रा में टूट टूट के आते हैं उन महासागरों का तापमान कम पाया जाता है और जिन महासागरों में हिमखंड कम पाए जाते हैं उन महासागरों का तापमान ज़्यादा पाया जाता है। इस प्रकार अपन देखें तो हिमखंड भी महासागरीय जल के तापमान को अत्यधिक रूप से प्रभावित करते हैं। जहाँ शिलाखंड या हिमशिलाएँ ज़्यादातर, जैसे उत्तरी हिंद महासागर को देखें, उत्तरी प्रशांत महासागर को देखें, उत्तरी सागर में देखें तो वहाँ पे अधिकांश एरिया में हिमखंड फैले रहते हैं तथा महासागरों में हिमखंडों की अधिकता पाई जाती है। इन हिमखंडों की अधिकता के कारण यहाँ पे महासागरीय जल का तापमान कम पाया जाता है। इस प्रकार अगर अपन देखें तो महासागरीय जल के तापमान के बारे में आपको फिर एक बार भी कि महासागरीय जल का तापमान प्रतिवर्ती तापमापी के द्वारा या एक मैन बोतल के द्वारा नापा जाता है तथा समुद्री ताप का लगभग 80% भाग वाष्पीकरण में ही नष्ट होता है। इसको तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको डिटेल से बताया कि अक्षांश रेखाएं, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवने, स्थल खंडों का अधिकता या कमी, स्थानीय मौसम, महासागरों की गहराई, महासागरीय जल की लवणता तथा हिमखंड, ये सारी चीज़ें महासागरीय जल की
के तापमान को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक माने जाते हैं। इस प्रकार आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी दी। आप इस वीडियो से आप इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करोगे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।